गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब सर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगिनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, फास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज अ न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, स्टिमुलस मेजर्स मे बी एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंडेड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ड से ही, स्टिमुलस मेजर्स। तो इसके अंदर जो ये मेजर्स मेंशन है किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इससे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता वर्ड से, तो बट इसका मतलब है कोविड अफेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। तो जो कोविड अफेक्टेड बिजनेस और इंडस्ट्रीज हैं जो ओपन अप हो रहे हैं, मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, ओपन अप हो रहे हैं, लॉकडाउन जैसे कि क्लोज हो रहे हैं, मतलब कि अनलॉक्स हो रहे हैं, वैसे कि ये इनमें क्या है कि इनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट इनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो पहली बात समझ लेते हैं कि कैसे प्रोवाइड करेगी, उसके बाद आगे की हेडलाइन को और आगे की न्यूज़ को कवर करते हैं। तो यहाँ पे वो मेजर्स हैं जिन मेजर्स की बात हो रही है कि कैसे प्रोवाइड करेंगे सारे जो सपोर्ट है कोविड अफेक्टेड बिजनेसेस और इंडस्ट्री को, उसको। तो शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट गारंटी स्कीम में भी एक्सपैंडेड, मोर कैपिटल गिवन मोर कैपिटल। तो इसका मतलब बेसिक मीनिंग है कि लोन ज़्यादा देंगे, लोन को बढ़ा देंगे, लोन ज़्यादा देंगे, सैंक्शन अमाउंट। टैक्स रिलीफ और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक्सटेंडेड। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को माना जा रहा है कि वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरसली हिट हुआ है इस कोविड के पैंडेमिक के। सीधी सी बात है और कॉमन सेंस की बात है, तो उन जो ऐसे जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको टैक्स रिलीफ भी देंगे। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि टैक्स के रेट्स कम कर देंगे, कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देंगे, उससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तीसरी बात डिस्कस करें, मोर एलोकेशन फॉर रूरल स्कीम्स। तो रूरल एरियाज के अंदर जो रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं उसके अंदर ज्यादा एलोकेट करेंगे। इसका बेसिकली मीनिंग है लोन ज्यादा देंगे रूरल एरियाज में, लोन ज़्यादा देंगे रूरल एरियाज में। साथ ही साथ लास्ट है इसके अंदर, पुश फॉर क्विक केपेक्स बाय मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स टू स्पर डिमांड। तो इसका बेसिकली मीनिंग है कि मिनिस्ट्रीज यानी कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने आपको कल भी मीनिंग बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर या तो उससे असेट्स इंक्रीज हो या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो। तो जैसे कि आप अगर आपने कोई लोन रीपे कर दिया या फिर कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, तो ये दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हो गए। तो गवर्नमेंट अपना जो ऐसा एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बूस्ट करेगी, ताकि इकोनॉमी के अंदर होता क्या है कि अगर जैसे लेट्स सपोज एक इकोनॉमी है, मतलब कि हमारी कंट्री बोल सकते हो आप, और गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या करेगी, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग परचेज की अपना ऑफिस बनाने के लिए, एक बिल्डिंग परचेज की, तो वो किससे परचेज करेगी, वो इकोनॉमी में किसी ने ओन कर रखी होगी। तो वो गवर्नमेंट मान लो लेट्स सपोज उसने 10 करोड़ की जो है बिल्डिंग परचेज करी, तो इकोनॉमी के अंदर 10 करोड़ रुपये चला गया उस जो रियल्टर है यानी कि बिल्डर है, जिसने ये जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट को सेल करी है, उसके थ्रू बिल्डर के पास पैसे गए। बिल्डर क्या करेगा, आगे एक्सपेंडिचर करेगा, या तो और बिल्डिंग खरीदेगा या फिर कुछ अपना जो मतलब इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल इक्विपमेंट है वो खरीदेगा। तो बेसिकली कुछ एक्सपेंडिचर करेगा, तो आगे जो भी एक्सपेंडिचर करेगा वो उस पर्सन के पास जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट करोड़ इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने ऐसे बूस्ट कर दिए। तो इसके आगे चले तो इसके अंदर स्टिमुलस मेजर्स में भी एक्सटेंडेड एंड एक्सपैंडेड। तो इसके अंदर ये है कि जो ये ऐसे मेजर्स हैं वो एक्सटेंड किए जाएंगे। इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक्सटेंडेड एक्सपेंडेड। एक्सटेंडेड का मीनिंग है टाइम कि यानी कि अब ये काफी थोड़े लंबे टाइम तक के लिए किए जाएंगे। और एंड एक्सपेंडेड का मतलब है कि जो इनका अमाउंट है, जैसे कि जो लोन सैंक्शन करेंगे या टैक्स की लायबिलिटी कम करेंगे, तो वो अमाउंट भी इंक्रीज कर देंगे। आगे चले तो इसके अंदर एक और यहाँ पे बताया कि जो फिफ्थ पॉइंट था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, इसका कुछ डेटा सपोर्ट किया है इन्होंने कि बजट में जैसा कि अनाउंस किया था 5.54 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कैपिटल स्पेंडिंग करने वाले हैं। तो वो अभी रोल आउट करेंगे, यानी कि अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर इसमें मेजोरिटी पोर्शन इसका 5.4 लाख का, अगर हम मतलब एक एग्जाम्पल लेके चले तो 3 लाख करोड़ लेट्स सपोज अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर ही हो जाएगा। लेट्स सपोज सितंबर और अक्टूबर तक हो जाएगा। उसके बाद जो नवंबर से लेकर अगला मार्च तक है, वहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो स्पेंड होगा। तो ये फर्स्ट न्यूज़ थी। इसके अंदर कुछ कोविड अफेक्टेड जो बिजनेस हैं इसके इनको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, वो है सारी न्यूज़। इसके अंदर अगर आप आगे चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे कुछ मैंने कवर कर लिया मतलब पूरा। आगे चले तो एट 8.8 मिलियन विप्रो सीईओ पेड मोर देन पीयर्स एट टीसीएस इन्फा। तो इन्फी सॉरी, इसके अंदर ये है कि जो सीईओ है मतलब तीनों कंपनीज के, यहाँ पे तीन कंपनीज की बात चल रही है, विप्रो, इन्फोसिस एंड टीसीएस। टीसीएस का मतलब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये तीनों आईटी फॉर्म्स हैं। सबसे पहली बात समझ लेते हैं, तो जो भी कंपनी आप न्यूज़ के अंदर पढ़ते हैं तो उसका आपको बेसिक वर्क पता होना चाहिए, बेसिक पर्पज वो या बेसिक उनका मेन ऑपरेशन क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये तीनों कंपनी आईटी बेस्ड कंपनी है और ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब इसका मेजर जो इनका पार्ट रहता है वो एक्सपोर्ट का रहता है। तो ये तीनों ही कंपनीज के जो सीईओ हैं वहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है और इनकी जो इन्होंने सैलरी ड्रॉ करी है, जो इनको मिली है, वो यहाँ पे बता रखा है। तो विप्रो के जो सीईओ हैं उनकी बेसिकली न्यूज़ है कि इन्होंने अपनी हाईएस्ट सैलरी जो ड्रॉ करी है, थीरी डेलापोर्ट ने 8.8 मिलियन की सैलरी इन्होंने ड्रॉ करी है। तो इसके अंदर एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, इसके अंदर जो 8.8 मिलियन की इनकी सैलरी है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो होता है कैश। तो कैश का बेसिकली मीनिंग कैश पेपर कैश नहीं होता, इसका मतलब कि कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ये सारे मिला के होते हैं। काफी कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं एटसेट्रा। तो ऐसा कुछ कैश एटसेट्रा हो सकता है यहाँ पे चीजें। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है स्टॉक। स्टॉक किस चीज का, स्टॉक विप्रो कंपनी का, जिसके सीईओ है उसी कंपनी का इनको स्टॉक मिल चुका है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ईएसओपी।
अगर आपको नहीं पता तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ये बेसिकली जो स्टॉक लिखा है वो ईएसओपीज ही है, ईएसओपी इज अ टाइप ऑफ स्टॉक। तो इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि स्वेट इक्विटी और बोनस शेयर्स आप कह सकते हैं, तो उसमें उसको हम हटा करके अभी बेसिक में ईएसओपी डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर ईएसओपी का मतलब है, लेट्स सपोज एक कंपनी है और आज के टाइम पे कंपनी का सबसे बड़ा सेट होता है उसके एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, उसके अंदर से एक बेनिफिट होता है उसका खुद का कंपनी का स्टॉक। तो क्या हो रहा होगा, ये लेट्स सपोज कि एक कंपनी जिसका हमने एग्जांपल लिया उसका स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज, तो कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय को वो उसी 100 का स्टॉक 90 में प्रोवाइड कर देगी। तो उससे क्या होता है, दो फायदे हैं कि अगर एम्प्लॉय का दो मन भी लगा रहेगा कि 90 में उसको स्टॉक मिल गया, तो वो स्टॉक उसको बेच भी सकता है आगे। दूसरी बात हो सकती है कि उसको जो है एम्प्लॉय को ज़्यादा काम करने का मन करे, क्योंकि क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय ज़्यादा काम करेगा तो उनकी कंपनी का ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जितना बेनिफिट होता है उसके उतनी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो इसको भी डिविडेंड मिलेगा। तो एज अ ओनरशिप इंसेंटिव कहते हैं इसको, कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड या इनकम मिलेगी, तो ये ओनरशिप इंसेंटिव मिलता है ऐसे ईएसओपी इशू करके। तो इसके अंदर ये होता है ईएसओपी का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आगे चलते हैं थर्ड न्यूज़ पे, डिजिटल पेल टाटा पिकअप मोटर इन 1 mg। तो इसके अंदर एक कंपनी मेंशन, सबसे पहले इसका बेसिक काम डिस्कस करते हैं। तो इसका बेसिक काम है मेडिसिन डिलीवर करना, जिनकी कि आपने जैसे सुना होगा नेटमेट्स होता है, नेटमेट्स वगैरह के एड्स वगैरह आपने देखे होंगे, नेटमेट्स एक्सेट्रा, ऐसी जो कंपनी है उसके कॉम्पिटिटर फॉर्म है। तो इसके आगे डिस्कस करते हैं कि टाटा जो कंपनी है, टाटा इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी होती है, यहाँ पे एक सब्सिडरी का वर्ड है, अभी आप इसको एक सेकंड के लिए आप सब्सिडरी एज अ यूनिट मान सकते हैं, कंपनी की यूनिट। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सब्सिडरी को। तो टाटा ग्रुप एक बड़ा जो कंपनी है उसका सब्सिडरी है टाटा डिजिटल, तो उसने मेजोरिटी स्टेक अक्वायर कर लिया है 1 mg, जो कि मेडिसिन डिलीवरी फॉर्म है इसके अंदर। तो इन्होंने फिर कितना स्टेक अक्वायर कर लिया, तो 51 to 60%। अभी क्लियरली रिपोर्ट नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यूएशन अभी क्लियर नहीं है, बट 51 to 60% ऑलमोस्ट अक्वायर कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सब्सिडरी और एसोसिएट्स क्या होते हैं। यहाँ पे दो टर्म, एक टर्म तो यहाँ पे सब्सिडरी लिखी है, एक दूसरी टर्म होती है एसोसिएट्स। और आगे अगर हम देखें तो एक कंपनी के अंदर दो चीज़ हो सकती हैं, एक कंपनी के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक होती है ब्रांच, जैसे कि एक ब्रांच है, और एक दूसरी हो सकती है कि आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हो। तो अगर आपने किसी कंपनी या किसी कंपनी ने किसी की एक ब्रांच है, तो वो उस कंपनी के नाम के अंदर ही वर्क करेगी। लेट्स सपोज एक एशियन पेंट्स की कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है, तो वो एशियन पेंट्स का ही लोगो लगा के, यानी कि बैनर लगा के अपना काम करेंगे, मेन ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। तो ऐसे अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के अंदर तो ऐसा नहीं होगा। लेट्स सपोज एशियन कंपनी ने टाटा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाटा। तो लेट्स सपोज एशियन कंपनी ने टाटा के अंदर इन्वेस्ट किया, तो टाटा अपने खुद के नाम से जो है वर्क करेगी। तो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे और एसोसिएट बन जाए, दूसरा हो सकता है सब्सिडरी। एसोसिएट और सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया होता है। एसोसिएट का वो क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने एक कंपनी के अंदर 20 to 50%, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 to 50% अक्वायर किए हों उसके असेट्स को। और दूसरी बात होती है सब्सिडरी, उसके अंदर होता है 51% प्लस, 50% प्लस। तो अगर आपने किसी कंपनी के अंदर 50% प्लस अक्वायर किया तो वो आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो यहाँ पे अब एक टाटा ने जो इन्वेस्ट किया है उसके अंदर 1 mg के अंदर, तो वो उसकी सब्सिडरी बन चुकी है। इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट। तो प्राइमरी होती है तो सीधी सी बात है सेकेंडरी भी होती है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एक इशूअर है और एक प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है। तो इसके अंदर एक इशूअर होता है, लेट्स सपोज एक कंपनी है, और उसने क्या करेंगे, अगर आप हो जैसे कोई इन्वेस्टर है, यहाँ पे मैं बनाया था इन्वेस्टर और एक कंपनी, तो एक कंपनी इशू करती है स्टॉक्स। तो लेट्स सपोज आपको कंपनी ने स्टॉक्स दिए और आपने उनको पे कर दिया, तो वो होता है प्राइमरी बाय इन्वेस्टमेंट। परचेजिंग इट स्टॉक्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। दूसरी बात हो सकती है कि आपने सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट की। सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक कंपनी है और यहाँ पे आप हो सेम, तो कंपनी स्टॉक्स तो इशू कर रही है, बट लेट्स सपोज डायरेक्टली आपको नहीं कर रही, एक बीच में इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो कंपनी पहले अपना स्टॉक्स है जो वहाँ इशू कर रही है और वहाँ से पैसा उठा रही है, और इंस्टीट्यूशन आपके जैसे कई जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको, लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक है, तो ऐसे आप जो कंपनी उसके अंदर स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, तो डायरेक्टली आपने कंपनी के स्टॉक तो खरीदे बट आपने कंपनी से नहीं खरीदे। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि आपने कंपनी से नहीं खरीदे बट आपने कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदे हैं। तो ये होती है सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो इशूअर है, इशूअर यहाँ पे वो कंपनी, तो आपने कंपनी से नहीं खरीदे, तो ये हुआ सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने इशूअर यानी कि कंपनी से खरीदे तो वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट। तो जो टाटा ने इन्वेस्ट किया इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट 120 मिलियन की, तो उन्होंने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट की है और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट भी की है, तो इनका टोटल शेयर बन जाता है 51 to 60% इन द कंपनी 1 mg। तो ये पूरी न्यूज़ है, इसके अंदर हमने सारी जो कॉन्सेप्ट थे पूरे फर्स्ट पेज के अंदर कवर्ड है हमारा ऑलमोस्ट। इसके अंदर ये दो जो हम मेनली एड्स इन्होंने कवर कर दिया आज, पता नहीं इसमें कैसे हो रखा है पर ये है, तो आगे चलते हैं, इसमें आगे डिस्कस करेंगे पूरे पेपर में। तो इसके आगे प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। इसका नाम ही प्योर पॉलिटिक्स है, तो इसके अंदर पॉलिटिक्स से बेस्ड ज़्यादा खबरें होती है। तो इसको हम दो पेजेस होते हैं, इसके दोनों पेजेस को स्किप करेंगे और आगे चलते हैं कंपनी पर्सनल प्रॉफिट के जो मतलब पूरा सेक्शन आता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये एक सेक्शन है, गवर्नमेंट ऑफर्स 75 स्मॉल ऑयल एंड गैस फील्ड्स फॉर बिडिंग।
तो गवर्नमेंट सीधी सी बात है, ये बेसिक सी न्यूज़ है कि ऑयल और गैस फील्ड होती हैं वो सबसे पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो ऐसी 75 जो मतलब स्मॉल ऑयल एंड गैस फील्ड हैं उनको बिडिंग के लिए ऑप्शन के लिए प्रेजेंट किया है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट के यहाँ पे कुछ फार्म्स हैं, उनके नेम भी अगर मैं आपको बताऊँ तो एक है आपका ONGC, ONGC का तो नाम आपने सुना ही होगा जरूर से, और दूसरा है ऑयल इंडिया। तो ये दो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट फार्म्स है, PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इनको जो है बिडिंग्स के लिए मतलब कंपनी इनवाइट करती है, गवर्नमेंट इनवाइट करती है। और दूसरी बात होती है प्राइवेट कंपनीज, जैसे कुछ भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, रिलायंस हो सकता है, टाटा हो सकता है, जो भी इसके अंदर डील करती हैं, तो ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी इसके अंदर ऑफर जाता है। तो आगे बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है इसके अंदर, और बताया हुआ कि कौन सी कंपनीज को जो है ऑफर किया। जैसे यहाँ पे स्टेट रन का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट की जो फॉर्म है ONGC और ऑयल इंडिया, ऐसी ऐसी कंपनी, और बाकी डेटा सपोर्ट किया कि कितनी जो कितने टाइम से कितनी ऑयल और गैस फील्ड सेल हुई हैं, कितना उनसे रेवेन्यू आया, वो सब इसके अंदर है, वो अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओयो अदर्स फॉर्म न्यू इंडस्ट्री बॉडी, तो ये थोड़ी सी बड़ी सी न्यूज़ है कि इसके अंदर एक ओयो, यहाँ पे कुछ कंपनी के नाम दिए हैं, ओयो, एयरबीएनबी, यात्रा एंड इज माई ट्रिप। तो ये जो कंपनी है इन्होंने अपनी एक बॉडी सेटअप करी है। एक बॉडी का मतलब होता है कि इसके अंदर कंपनीज के कुछ कुछ मेंबर्स होंगे और ये कुछ डिसीजंस लेगी पूरी पूरी सारी कंपनीज के बेसिस पे। तो उस कंपनी का नाम है चैट, और इसके फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इन्होंने एक जो है एक बॉडी ऐसी सेटअप की है। तो ऐसी जो भी बॉडी सेटअप होती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक बॉडी के ऊपर खुद केस हो सकता है और ये खुद एज एन इंडिविजुअल किसी के ऊपर केस कर सकती है। तो जो केस वाला मामला होता है, सीयू वाला मामला होता है, सीयू होता है मतलब किसी के ऊपर केस करना। तो ये जो जब ये वाला मामला जो आ जाता है तो ये कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आगे चलते हैं, ईटी मार्केट सेक्शन है, ये मैंने आपको कल बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंस बेस्ड जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है उसको डेप्थ करना है, मतलब डिपेंड करना है, तो ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वैल्यू स्टॉक्स बाउंस बैक एज ग्रोथ कंपनीज लूज ल्योर। तो इसके अंदर दो टर्म्स आ रही है, वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ कंपनीज। तो ये दोनों डिस्कस करेंगे। वैल्यू स्टॉक्स तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर लेट्स सपोज आप है, तो आपने एक कंपनी है, आपने उस कंपनी के बारे में समझा, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा, ऐसे उसकी फाइनेंशियल्स को देखा, उसके फंडामेंटल्स को देखा। ये सब बेसिकली एनालिसिस का पार्ट होता है। मतलब आपने उस पूरी कंपनी को एनालाइज कर लिया अच्छे से, और आपको लगता है कि उस कंपनी का एक स्टॉक 120 रुपीज़ का होना चाहिए, पर अभी उस कंपनी का एक स्टॉक चल रहा है 110 का। तो इसको कहते हैं अंडर वैल्यू होना, कि यानी कि आपको लगता है कि उस कंपनी का एक स्टॉक होना चाहिए 120 का, बट अभी 110 का चल रहा है, तो आपके हिसाब से 10 रुपये का राइज आना चाहिए। तो आपने क्या किया कि 110 पे परचेज कर लिया, क्योंकि आपको सीधे सीधा पता है कि 120 तो होगा ही होगा फ्यूचर में। तो ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग को समराइज करें तो इसके अंदर ये है कि आपने कोई अंडर वैल्यूड कंपनी का शेयर ढूंढा, हंट किया, हंट करना बोलते हैं इसको टर्म्स में। तो हंट किया और वो परचेज कर लिया, क्योंकि आपको पता है उसका स्टॉक राइज तो करेगा ही करेगा। तो ग्रोथ कंपनीज की बात करते हैं। ग्रोथ कंपनी दूसरी स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की, तो ये बेसिकली दोनों स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की। इसके अंदर भी आप हो जैसे कि, तो आपने एक कंपनी देखा, तो आपको लेट्स सपोज कि अभी बैलेंस शीट और पीएनएल पढ़ना नहीं आता, एनालिसिस करना नहीं आता, तो आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, बट आपने ये चीज देख ली कि उसका स्टॉक काफी टाइम से बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो क्या है कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, रिलायंस। तो लेट्स सपोज आपने रिलायंस का कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने पीएनएल वगैरह कुछ नहीं देखा, कितने में बिजनेस करती है, 6 उसके सेक्टर्स होते हैं, कुछ नहीं आपने देखा, पर आपने ये देखा कि ये कंपनी का स्टॉक बढ़ ही जा रहा है, कि लेट्स सपोज 2000 था और 2100 के आसपास अब चल रहा है रिलायंस का स्टॉक, तो वहां हो गया। तो आपने जो ऐसी ब्लू चिप कंपनी है जिसके अंदर आपने कुछ एनालाइज नहीं किया, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो होता है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, कि आपने एक बड़ी कंपनी को जो है ढूंढा, जैसे रिलायंस होगी, और वहां पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो इस पूरी न्यूज़ के अंदर ये है कि कुछ इन्होंने इंडेक्सेस के नाम दिए, जैसे कि ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का मतलब हो कि एनएससी के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है वो। दूसरी बात, और उन्होंने काफी सारे सेक्टर बेस्ड कंपनीज दी है, जैसे कि निफ्टी एफएमसीजी, इसका मतलब है एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आप देख सकते हैं, कह सकते हैं इसको सोप और शैम्पू और ये सब जो चीजें होती हैं ऐसी। तो इन सब चीजों के अंदर पहली टॉप 50 कंपनीज जो एनएससी के अंदर लिस्टेड है, उनका इंडेक्स, ऐसी आईटी यानी कि आईटी के अंदर 50 कंपनीज का इंडेक्स, फार्मा, ऑटो, बैंक और ऐसी जो इतने सारे जो इंडेक्स है, ये सेक्टर बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ग्रोथ वाली कंपनी की कुछ टाइम से स्टॉक, जैसे रिलायंस का स्टॉक भी कुछ टाइम से गिर रहा है, और टाटा का स्टॉक जैसे ऐसे कुछ टाइम से गिर रहा है, तो ग्रोथ कंपनीज कुछ टाइम से गिर रही हैं, और वैल्यू कंपनी जो स्टॉक, जो लोग वैल्यू को देख के इन्वेस्ट करते हैं कि कितनी उसकी वैल्यू चल रही है, वो ऐसे स्टॉक्स बाउंस बैक कर रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यूज इंक्रीज कर रही है आज इस टाइम के टाइम। ये पूरी न्यूज़ है। तो अगर आप इसको आगे चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए जो पूरी इसकी डिटेल में न्यूज़ है। तो इससे आपकी जो है मतलब टर्म से फैमिलियराइज जितना हो सकते हैं तो उतना हो जाएगा इससे। आगे चलते हैं, रिवाइवल होप्स इलेक्ट्रीफाई पावर स्टॉक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो हाईलाइटेड है, बोल्ड हो रखा है, ये वाला समझते हैं। द बीएसई पावर इंडेक्स हिट्स इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस नवंबर 18 2010। तो इसके अंदर नवंबर, ये सबसे पहले समझ लेते हैं, नवंबर 18 2010 से लेकर आज तक का सबसे हाईएस्ट हिट किया है जो बीएसई का पावर इंडेक्स है उसने। तो बीएसई का पावर इंडेक्स का बेसिकली मीनिंग हुआ जो बीएसई के ऊपर पावर वाली कंपनीज यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्सेट्रा, ऐसी जो कंपनी है वो लिस्टेड है, उनका इंडेक्स। तो ऐसी जो कंपनी है उनका इंडेक्स अभी तक का सबसे हाई पे चल रहा है कल, मतलब। और इसके अंदर आगे चलें तो इसके अंदर एक टर्म चलती है पीएलएफ, प्लांट लोड फैक्टर। अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा हो तो इसके अंदर भी आता है कि बेसिकली ये एफिशिएंसी की यूनिट होती है कि कितना एफिशिएंटली एक पावर सेक्टर की कंपनी काम कर रही है। तो इंप्रूवमेंट चल रहा है अभी पीएलएफ
जो ऐसी बड़ी कंपनीज जिसकी कंपनी का इंडेक्स की बात हो रही है, तो ऐसी कंपनीज का पीएलएफ इंप्रूव करा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो ये पूरी न्यूज़ है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रीफाई पावर स्टॉक्स का बेसिकली मीनिंग है, इलेक्ट्रीफाई तो उन्होंने एज अ वर्ड यूज किया है, तो इसका बेसिकली मीनिंग है कि पावर स्टॉक्स के अंदर बूम चल रहा है और इनकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। अमोंग टू ट्रेड्स ये आपको पढ़ना चाहिए, कमोडिटी बेस्ड मार्केट से रिलेटेड होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके आगे चले तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एज अ फुल फॉर्म। पीबीआईडीटी, इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ऐसे ही हमने एक दिन ईबिटा डिस्कस किया था, उसका मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और तीसरा यहाँ पे है पीएटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं भी आ रही तो आप कम से कम टर्म्स को पढ़ें। ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड है इसकी। अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा तो भी आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लें। इसको जो यहाँ पे नाम है, पर्टिकुलर्स वाले नाम है, इनको आप जरूर पढ़ लें एक बार। तो आगे चलते हैं। 65 ऑफ निफ्टी कंपनीज 100 कंपनीज शेयर सम इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। तो निफ्टी 100 सबसे पहले बात कर लेते हैं। निफ्टी 100 एक इंडेक्स है, हम यहाँ पे बात करते हैं। निफ्टी 100 एक इंडेक्स है। तो निफ्टी इसके अंदर जो 100 कंपनीज है एज द नेम सजेस्ट, और इसकी जो 65 कंपनीज हैं इनको जो एक ये ईटी एनालिसिस सेक्शन है, यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने खुद ये रिपोर्ट सबमिट करी है कि 65 जो ऐसी कंपनीज हैं उनके अंदर कुछ जो डायरेक्टर्स हैं वो सेम है। यानी कि जैसे यहाँ पे कंपनीज उन्होंने डायरेक्टर्स का नाम बता रखा है, जैसे एम दामोदरन है, वो 5 कंपनीज के जो है डायरेक्टर है। उनमें से एक कंपनी का नाम है टीसीएस। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज, ऐसी 5 कंपनीज के अंदर ये एज अ डायरेक्टर काम करते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ है और इसके कुछ डेटा इन्होंने सपोर्ट किया है। और इसके अलावा भी इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे 2 सेक्शन हैं क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा एड्स है। जितना आप जैसे न्यूज़पेपर में पीछे जाते हैं उतने एड्स वगैरह भरते जाते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पे रेट्स वगैरह कम होते हैं एड्स के। नो डर्थ ऑफ पे फॉर आईआईएम आईआईटीज क्लास ऑफ द पैंडेमिक। तो जिससे जो आईआईएम और आईआईटी की बात चल रही है यहाँ पे, तो जो क्लास ऑफ द पैंडेमिक यानी कि जो 2021 में जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं और जो मतलब पीएचडी वगैरह जो इन्होंने परस्यू करा है, तो उनके लिए नो डर्थ ऑफ पे, यानी कि कोई कमी नहीं है सैलरी की। हालांकि अभी जॉब्स काफी कम चल रही है, मतलब इसके अंदर नहीं बट वैसे काफी जॉब्स कम चल रही है, बट इनके लिए जो आईआईएम और आईआईटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की, और उनको जो बोनसेस वगैरह हैं वो उसी रेट से मिलेंगे। और इनफैक्ट इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जैसे कि यहाँ तो आईआईएम इंदौर से रिलेटेड न्यूज़ है कि इसके अंदर इन्होंने रिपोर्ट किया है कि कुछ इनका परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे द जॉइनिंग बोनसेस फॉर एमबीए स्टूडेंट्स हैज गॉन अप बाय 2.9% व्हाइल बीटेक स्टूडेंट्स इट्स अप टू 3.8% ओवर लास्ट ईयर। तो इस रेट से इन दोनों रेट से बढ़े हैं एमबीए और बीटेक के स्टूडेंट्स की मतलब जॉब का पैकेज। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर और कोई जो है मेन न्यूज़ नहीं है, जैसे ऐसी न्यूज़ होती है जिसको मैं कहता हूँ ना मेन न्यूज़ नहीं है, कि गवर्नमेंट बिगिन ट्रैकिंग डेटा टू अंडरस्टैंड वैक्सीन इफेक्टिवनेस। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने ट्रैकिंग अपनी डेटा की जो है स्टार्ट कर दिया है कि जो लोग वैक्सीन लगवा के जा रहे हैं उसमें से कितने को कोविड नहीं हो रहा, कितनों को अदर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा वैक्सीन का, कितने लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ऐसी न्यूज़ होती है, ये मैं कवर नहीं करता हूँ। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्कस कर लूँगा इसके अंदर। तो एडिटोरियल का पेज है, इसके अंदर एब्सोल्यूट डिजास्टर अवर्टेड, ये कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है, जो डिजास्टर रेफर कर रहे हैं कोविड है, और ये अरविंद पनाकारिया का आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक एडिटोरियल और है, कमेंट ऑन GHGs at G7, ये इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सुमन चक्रवर्ती का ये एडिटोरियल है। आगे चलते हैं। इसके अंदर ईटी प्लान का सेक्शन, यही मैं इसलिए स्किप कर देता हूं क्योंकि इसके अंदर जैसे आज के में देखो तो पूरा स्पोर्ट्स है। ये यूरो 2020 स्पोर्ट्स फुटबॉल का इवेंट है, यहाँ पे भी फुटबॉल की बात है, ये भी फुटबॉल की न्यूज़ है इसके अंदर पूरा, और ये एड्स हैं दोनों। तो ये पूरा ऐसे पूरा जो है पेपर कवर्ड है। एलाइज होप टू बॉन्ड लुक बियॉन्ड वायरस एट G7 समिट। ये बेसिकली जो वाइब वाली बात है, इसके अंदर जो रशिया के प्रेसिडेंट है इनकी बात तो चल रही है कि ये घर पे एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इसको मैं क्या कवर करूँ, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं कवर कर लेता हूँ। विप्रो टू रेज अप टू 750 मिलियन इन मेड इन ओवरसीज बॉन्ड सेल। तो विप्रो आपको पता है आईटी बेस्ड कंपनी, फर्स्ट स्पेस के अंदर भी इसके सीईओ की सैलरी से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो आईटी बेस्ड एक कंपनी है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि 750 मिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं मेड इन ओवरसीज बॉन्ड सेल में। यानी कि जो ओवरसीज की बॉन्ड सेल की बात चल रही है इसके अंदर ये इतने यानी कि 750 मिलियन जो इशू करने की बात करें। इससे क्या करेंगे, ये भी उन्होंने साथ में बताया कि ये अपने रीफाइनेंस करेंगे एग्जिस्टिंग डेट को, यानी कि जो इनका अभी के लोन है उनको रीपे करेंगे, अभी के लोन है रीपे करेंगे। तो कोई भी कंपनी इशू करती है, मतलब अपनी कुछ जैसे स्टॉक्स इशू करे, बॉन्ड्स इशू करे, तो कम से कम अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को रीपे कर देती है ताकि जो लोन है वो रीन्यू हो जाए, यानी कि उसका इंटरेस्ट कम हो जाए। और दूसरी बात होती है, दूसरी इन्होंने पर्पस बताया जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो इसके अंदर बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो इनके, जैसे रेंट हो गया एक्सेट्रा, ऐसी चीजें, तो इनको भी मीट करने के लिए जो है बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं ओवरसीज बॉन्ड्स। ओवरसीज बॉन्ड्स का मतलब वो कि बाहर कंट्रीज में। तो दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर है कवर्ड है। और एज यूजुअल मैं जो इसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, मतलब इस पेपर की। और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसके अंदर कल भी जो है काफी सारे डिस्कशन हुए थे, 1-2 लोगों ने अपने डाउट पूछे थे तो मैंने आंसर किए थे। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर जो पीडीएफ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करता हूँ, तो वो सारी डेटा वन पेज आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ डाउट पूछना हो तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई भी न्यूज़ ऐसी पढ़ते हैं जो मैंने कवर नहीं करी, उसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है लिख सकते हैं। उसको अगर इंपॉर्टेंट डाउट हुआ, बड़ा डाउट हुआ, तो मैं पूरी वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन वैसे भी कर दूंगा रिप्लाई के थ्रू या कमेंट के थ्रू। तो दैट्स इट, हमारा जो कवर्ड है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।